Hello guys, welcome back to my channel. You are watching Sociology for Beginners. I am Radhika Sharma and I am back here with your remaining topics of unit first. Yes, chapter first, which is that sociology and society. Okay, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है आपको पता है. सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, C.W. मिल्स का कंसेप्ट हमने ख़त्म कर लिया है. इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी हमने पढ़ लिया है ना, जो हमने लास्ट टॉपिक्स किए थे. और अब मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग. ठीक है, और हम पढ़ेंगे कैसे ये आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको सबको पता है आपको क्या करना है. वीडियो को पूरा देखना है और आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को जिन्होंने अभी नहीं किया है, और शेयर भी ज़रूर करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग. तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग कैसे सोशोलॉजी से अलग होती है वो आपको बताने की कोशिश की है. जो क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद moral and immoral aspects of human behavior, the desirable way of living, about a good society, etc. तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग है ये किससे कंसर्न होती है, विद मॉरल एंड इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कि क्या मॉरल तो आप समझते हैं ना, मॉरल इज व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट. ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी एंड व्हाट इज बैड फॉर सोसाइटी. तो ये लोग या फिलोसफिकल रिलीजियस थिंकिंग वाले ये चीज़ डिसाइड करते हैं सोसाइटी के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है. ठीक है ना, तो वो कहते हैं मॉरल एंड इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है. द डिजायरेबल वे ऑफ लिविंग, कि किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, एंड ए गुड सोसाइटी, अबाउट ए गुड सोसाइटी एक्सेट्रा, कि एक अच्छी सोसाइटी क्या है, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें किस तरह से रहना चाहिए. ठीक है, तो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थिंकिंग वाले इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं. वेयर एज सोशोलॉजी जो है ये स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटी को, बट इट इज़ नॉट अबाउट norms and values as they ought to be. That means कि norms and values क्या होने चाहिए सोसाइटी के या क्या हैं. सोशोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि उनको पढ़ती है, बट सोशोलॉजी वो कैसे फंक्शन करते हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं. गाइस क्या होते हैं नॉर्म्स, जो भी रूल्स रेगुलेशन कोई सोसाइटी बनाती है ना उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं. तो आपको ये टर्म देख के घबराना नहीं है, कहाँ है ये. एंड वैल्यूज़ आपको पता है वही व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ठीक है ना, तो वो सोसाइटी के बारे में जैसे वो हैं उनको नहीं पढ़ती. एज अ डिसिप्लिन ये किससे कंसर्न है, विद द वे द नॉर्म्स एंड वैल्यूज फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स कलेक्टेड. वो उनको देखते हैं कि कैसे ये नॉर्म्स और वैल्यूज जो है वो फंक्शन करते हैं एक्चुअल सोसाइटी में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में. तो उन चीज़ों के बारे में सोशोलॉजी ज़्यादा कंसर्न है, ना कि क्या सोशोलॉजी की मॉरल इमॉरल चीज़ें होनी चाहिए, कैसे नॉर्म्स होने चाहिए, वो नहीं पढ़ते हैं. वो ये पढ़ती है सोशोलॉजी कि सोसाइटी में नॉर्म्स क्या फंक्शन कर रहे हैं इन एक्चुअल सोसाइटीज़. ठीक है, एंड देन और किस पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स पे. गाइस मैंने आपको कहा था कि सोशोलॉजी कैसे इन सब से अलग है, बाकी डिसिप्लिन से कैसे अलग है, बिकॉज एक एम्पेरिकल डिसिप्लिन है. इट इज़ एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन. ये एक्सपेरिमेंट करके हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट होती है और फिर वो थ्योरी बनती है, सो दैट वो वेरीफाइबल हो, आगे उसको कोई चेक कर सके कि क्या जो इसके थ्योरी के रिजल्ट्स निकले हैं क्या वो प्रैक्टिकल हैं कि नहीं है, क्या वो एप्लीकेबल हैं सारी सोसाइटीज़ में कि नहीं. ठीक है ना, बिकॉज सब सोसाइटी एक जैसी नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो एम्पेरिकल स्टडी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ सोसाइटीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशोलॉजिस्ट डू. सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एम्पेरिकली सोसाइटी को स्टडी करते हैं. ठीक है ना, और इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसीजर्स. ओके, ये साइंटिफिक प्रोसीजर से होता है. मैंने आपको पहले ही कहा वाई इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक डिसिप्लिन या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ये हर एक चीज़ में साइंटिफिक प्रोसीजर्स को यूज़ करती है. येस, अब साइंटिफिक आप सोचोगे लैब तो नहीं है, एक्सपेरिमेंट करते हैं. गाइस सोशोलॉजी के लिए जो सोसाइटी है ना यही एक लेबॉर्ट्री है, एक लैब है. और उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसके क्या हैं,
एलिमेंट्स जिस पे उसकी स्टडी होनी है, ठीक है ना। तो वो एलिमेंट्स पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा ना यहाँ पे। फिर फाइंडिंग जो होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, सर्वे होता है, रिसर्च होती है, ये सब दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स विच आर डन ऑन सोसाइटीज़ सो दैट हमें उसके रिजल्ट्स, उसकी फाइंडिंग्स मिल सकें एंड देन फिर वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी को और अच्छे से जानने के लिए। तो गाइस, बिना सोशियोलॉजी के हम सोसाइटी का साइंटिफिकली नहीं पढ़ सकते सोसाइटी को, ठीक है ना। तो इसलिए सोशियोलॉजी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग से कैसे जो सोशियोलॉजी है वो अलग है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंटेलेक्चुअल आइडियाज इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, कि क्या ऐसे आइडियाज़ थे। इंटेलेक्चुअल मीन्स एक पर्टिकुलर इंसान का आइडिया, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ क्या थे जिससे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, जिससे सोशियोलॉजी बनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले इमर्जेंस में बताया है, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट सॉट टू कैटेगराइज सोसाइटी इनटू टाइप्स एंड टू डिस्टिंग्विश स्टेजेस इन सोशल डेवलपमेंट। तो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट बताने के लिए कि कैसे सोसाइटी डेवलप हुई है, ये बताने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, सोसाइटी को टाइप्स में बांट दिया एंड और फिर उनको डिस्टिंग्विश किया इनटू डिस्टिंग्विश स्टेजेस में, ठीक है ना। टाइप्स में बांटा कि पहले ऐसी सोसाइटी होती थी, फिर बाद में ऐसी होती थी। तो इन्होंने क्या बोला, दीज फीचर्स रीअपियर इन द, और ये कब हुआ, 19th सेंचुरी में। मैंने आपको बताया था सोशियोलॉजी की इमर्जेंस कब हुई है, 19th सेंचुरी में। याद है ना आपको, आई होप आपको भूला नहीं होगा, 19th सेंचुरी में। और जो कि किन्होंने की है, अगस्त कॉम इनके फाउंडिंग फादर हैं। आपको ये भी पता है, अब तक आपको इनका नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, टिप ऑफ द टंग, अगस्त कॉम्ट, यस, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। और भी कुछ फाउंडिंग फादर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो इन्होंने क्या कहा है सोशियोलॉजी को लेकर, इन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी के इमर्जेंस को बताने के लिए सोसाइटी को टाइप्स में बांटना शुरू कर दिया और डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया। Efforts were therefore made to classify different types of societies, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ताकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को कैटेगराइज कर सकें, इनको बांट सके डिफरेंट टाइप्स में और बता सकें कि सच में सोसाइटी की इमर्जेंस कैसे हुई है। गाइस, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल की बैकग्राउंड जाना है तो आप उसकी बायोग्राफी पढ़ते हो। वैसे अगर आपको सोसाइटी का बैकग्राउंड जाना है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना ज़रूरी है ना। सोसाइटी की इमर्जेंस जाना या किसी भी डिसिप्लिन की इमर्जेंस जानने के लिए उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ऑन दैट बेसिस जैसे क्या इन्होंने किया, इन्होंने कौन कौन सी टाइप्स में बांटा है, देखो, टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज़। प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ कौन सी होगी, हंटर्स एंड गैदरर्स की, पेस्टोरल एंड एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल। देखो ना इन्होंने किस तरह बांटा है, सिविलाइजेशन, मतलब इन्होंने डिफरेंट सिविलाइजेशंस में उनको बांटने की वो कर दी, बांटने का सोसाइटी को बांट दिया और फिर उसको पढ़ा कि कैसे पहले सोसाइटी कैसे होती थी और फिर बाद में कैसी थी। अभी प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है, हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, यू नो हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना, जो मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, देवर नोमैड्स, पेस्टोरल एंड एग्रीगेरियन, ठीक है ना, जो पेस्टोरल अपने एनिमल्स को चराने के लिए ले जाते थे, एग्रेरियन काम करते हैं एग्रीकल्चर, नॉन इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री नहीं बनी थी उससे पहले कैसा था। देन टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, फिर उन्होंने किस में बांटा, मैंने कहा ना डिफरेंट स्टेजेस में। पहला बांट दिया किस में, प्री मॉडर्न में फर्स्ट, फिर साथ में किस में बांट दिया, मॉडर्न में सेकंड, सच एज इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। फिर जब इंडस्ट्रीज आई तब क्या सोसाइटी में चेंज आया, तब कैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ। कुछ रिलेट करने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बताया था ना आपको कि कैसे पहले एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर होता था सोसाइटी का, उस सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे, उनका कैसा लाइफस्टाइल था एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ में। अब फिर जब वो इंडस्ट्रीज़ में मूव हुए, जब इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, लोग वहाँ काम करना शुरू हो गए, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो वही ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सोशियोलॉजी की इमर्जेंस को बताने के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो सच एन एवोल्यूशनरी विजन assumed that the West was necessarily the most advanced and civilized
वेयर एज नॉन वेस्टर्न वर लेस डेवलप्ड। तो इन्होंने इससे क्या पता लगाया या क्या कंक्लूड किया कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोला कि एवोल्यूशनरी क्या होता है, इमर्जेंस, किसी का एवोल्यूशन बताना। सोसाइटी के एवोल्यूशन की बात की ना इन्होंने, कैसे प्री मॉडर्न से मॉडर्न देन इंडस्ट्रियल, तो वही बताया कि सच एन एवोल्यूशनरी विजन एज्यूम क्या किया इन्होंने, दैट द वेस्ट जो थे, वेस्ट वर नेसेसरली द मोस्ट एडवांस्ड और सिविलाइज सोसाइटीज़ थी। जब इन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखा, उनकी इमर्जेंस को देखा, उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है वो वेस्ट सोसाइटी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में थी, अमेरिका यूएस, वो सोसाइटी ज़्यादा डेवलप्ड हैं एंड सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़, वो लेस सिविलाइज्ड है एंड लेस डेवलप्ड हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डार्विन का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जो कि जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम एंशियंट ऑर्गेनिज्म से। लाइक इन्होंने बताया कि जैसे एक इंडिविजुअल, आपको पता है ना पहले हम कैसे दिखते थे, एक इंसान कैसा दिखता था, मंकी की शेप का, है ना। तो वैसे ही जब हमारी स्पाइनल कोड डेवलप हुई, आई साइज हम डेवलप हुए और फिर हमारी एक्चुअल शेप आई जैसे अभी हम हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी उससे डिराइव होता है। वैसे ही जैसे एक डायग्रामेटिकली ये देखिए इन्होंने बताया, वैसे इन्होंने कंपेयर किया कि सोसाइटी भी ऐसे ही डेवलप। इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, यही एक इन्फ्लुएंस रहा था, ठीक है, यही उनको प्रभावित किया था ऑन अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट कि सोशियोलॉजी की इमर्जेंस होनी चाहिए। ये इन्होंने तभी सोचा ना कि सोसाइटी की इमर्जेंस भी ऐसे ही हुई होगी, ठीक है ना। एस वॉज ऑफन कंपेयर्ड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सोसाइटी को किसके साथ कंपेयर किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। एंड एफर्ट्स वर मेड टू ट्रेस इट्स ग्रोथ इन स्टेजेस, और ऐसा उसकी ग्रोथ को ट्रेस करने की कोशिश की गई है इन स्टेजेस में। जैसे मैंने आपको बताया अभी, प्री मॉडर्न, देन मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, है ना, सिविलाइज्ड, इस तरह से उसकी जो क्या है डेवलपमेंट है उसको ट्रेस किया गया। जस्ट system of parts, each part playing a given function, influences the study of social institutions like the family or the school and structures such as stratification। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि इससे हम फैमिली का भी कर सकते हैं कि फैमिली क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्कूल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सोसाइटी को चलाने के लिए इन सब पार्ट्स का फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज्योमेट्रिकली मैं आपको बताऊँ तो इसमें हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इन्होंने कंपेयर कैसे किया है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं फंक्शन करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह से भी एग्जांपल भी बताई है, और ये सोसाइटी है, ठीक है ना, तो सोसाइटी में भी है। तो अगर सोसाइटी में सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल, उससे क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, एंड देन क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनती है, और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बाद एक सोसाइटी बनती है, ठीक है, फाइनली। तो वैसे ही इन सब का होना ज़रूरी है, तभी एक सोसाइटी बनेगी ना, तभी सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। अगर ये सब बराबर होंगे या सब होंगे तो वैसे ही ये सोसाइटी बनती है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे एक सेल, फिर टिश्यू, देन ऑर्गन, एंड देन व्हाट, ऑर्गेनिज्म, है ना। इस तरह से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। या और क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से इमर्जेंस हुई है सोशियोलॉजी की कहीं ना कहीं। द एनलाइटनमेंट यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ द 17th and 18th century emphasized reason and individualism। ये हमने एनलाइटनमेंट पढ़ा था, आपको पता होगा, डार्क एजेस एंड ऑल, जब 19th सेंचुरी की इमर्जेंस पड़ी थी, उसी में ही कहीं ना कहीं जो एनलाइटनमेंट एरा है उससे भी लोगों की रीजनिंग, थिंकिंग बढ़ना शुरू हो गई, लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि ऐसा क्यों होता है। तो वो सब चीज़ें भी यूरोपियन इंटेलेक्चुअल जो और इंडिविजुअल्स आए, जो अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा ब्रॉड करने लगे थोड़ा, और वो फिर देखने लगे कि एंड प्लस जो मूवमेंट्स हुई 17th and 18th सेंचुरी में, वो मोमेंट्स क्या थी, जैसे सती प्रथा को हटाने के लिए, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, या आप बोल सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई है, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं, वो सब जो भी चीज़ें हैं इस 17th और 18th सेंचुरी में उन्होंने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है सोशियोलॉजी की इमर्जेंस के लिए। और उससे कहीं ना कहीं अच्छे नए नए थॉट्स आए जिन्होंने कहा कि सोसाइटी चेंज हो सकती है। एंड उस टाइम पे जो नेचुरल साइंसेस थी
वो सब जो चेंजेस आ रहे थे उन सब का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही थी। तो वो फिर उन्होंने जब जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे, जैसे अगस्ट कॉम्ट हमारे हो गए, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, इन्होंने बोला कि एक ऐसी साइंस होनी चाहिए, एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को पढ़े एंड फिर हम सोसाइटी की क्या कर अच्छे से सोसाइटी को समझ सके और ये जितने भी सोशल इवल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है वो ख़त्म हो सके। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगस्ट कॉम्ट को ऐसा लगा, बिलीव दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन साबित होगा। अगस्ट कॉम्ट ने ये कहा था और ये सोचा था और ये बिलीव था उनका कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन साबित होगा जो उसकी वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए काम करेगा गाइस, ठीक है ना। तो द इंटेलेक्चुअल आइडियाज अबाउट द मेकिंग ऑफ द सोशियोलॉजी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा जो रहता है वो बता दूंगी एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ। ओके गाइस, तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको अच्छे से समझना है कंसेप्ट को तो पूरा देखिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।